तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, क्या हो अगर आप घर से सही सलामत निकलें और जब वापस घर लौटे तो आप किसी को पहचाने नहीं, सिर्फ ये बड़बड़ाते रहें कि वो आएगी, कि वो आएगी। एक ऐसी ही घटना वेस्ट बंगाल में रहने वाले तापस दास के भाई विप्लव दास जी के साथ घटी। तापस दास जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब मैं अपने बड़े भाई विप्लव दास के साथ हड़वा से वापस अपने गांव मिर्जा चौकी जा रहा था। दरअसल हम दोनों भाई विप्लव भाई के साले की शादी में आए हुए थे। शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी और शाम की ट्रेन से हम दोनों घर लौट रहे थे। मैं और मेरे बड़े भाई जिस बोगी में थे उस बोगी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। और जब मैं ट्रेन में बैठा तो तभी से ही मेरी नज़र उस लड़की की ओर थी। ट्रेन को स्टेशन से निकले 2 घंटे बीत गए थे, लिहाजन अभी रात के 9 बज रहे थे, पर मेरी नज़र उसी लड़की पर थी कि तभी उस लड़की ने मेरी ओर देखा और उस लड़की को अपनी ओर देखते ही मैंने अपनी नज़र को नीचे की ओर कर लिया। फिर से मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो लड़की मेरी ओर देख रही थी और मेरे बड़े भाई विप्लव किसी की याद में खोए हुए थे और इसी बीच उनकी आंख लग गई। दरअसल अभी मैं उस लड़की की ओर देख ही रहा था कि तभी मेरे ऊपर वाली सीट पर एक लड़का बैठा था। उसे मुझे देखकर बहुत ही जलन हो रही थी। ये तो मैं नहीं जानता था, मगर जितनी बार उस लड़की की ओर देख रहा था तो वो लड़का भी उसकी ओर घूर तो देख रहा था। जब वो लड़का उस लड़की की ओर देखने लगा तो वो लड़की अपनी नज़र को झुका लेती थी कि तभी उस लड़के ने बोला, साले सुधर जा, नहीं तो इतनी मार पड़ेगी ना कि किसी को नज़र मिलाने के लायक नहीं रहेगा। पता है ना कौन है वो? मेरी बहन है, कब से मैं तुझे देख रहा हूँ। इतना बोलते ही मैंने नज़र खिड़की की ओर कर ली कि तभी बड़े भैया विप्लव दा की आंख खुल गई। तो इस पर विप्लव भैया ने बोला, अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं? फिर मैंने कहा कि वो चंदौली स्टेशन पर आ चुके हैं और घर पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज जाएंगे शायद, और अभी तो रात के 11 बज रहे हैं। इतना बोलने के बाद विप्लव भैया उठकर गेट की ओर जाने लगे स्मोकिंग करने के लिए, और मैं खिड़की की तरफ ही देख रहा था कि तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जिस स्टेशन का नाम विशमपुर स्टेशन था, जहां पर ट्रेन 10 से 15 मिनट के लिए रुकने वाली थी। मैं बाहर की ओर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे बड़े भाई विप्लव पर गई जो कि स्मोकिंग कर रहे थे, और साथ ही वो ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन पर पड़ी एक बेंच पर जाकर बैठ गए। मैं अभी बाहर की ओर भाई को देख ही रहा था कि तभी टीटी मेरे पास आ गया। इस पर टीटी ने बोला, हाँ भाई टिकट कहाँ है? फिर मैंने टिकट निकालकर टीटी को टिकट दिखा दिया तो उस टीटी ने टिकट देखकर मुझे वापस दे दिया। लिहाजन अब ट्रेन ने भी चलने का हॉर्न दे दिया था। फिर मैंने बाहर की ओर देखा तो उस बेंच पर मेरे बड़े भाई विप्लव दा नहीं थे। उनको वहाँ पर ना देखकर मैं एकदम से घबरा गया और मैं उन्हें ढूंढने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गया, पर मेरे बड़े भाई मुझे उस स्टेशन पर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। और तभी मैंने उन्हें फ़ोन किया तो मेरे भैया का फ़ोन लग नहीं रहा था। इसी बीच ट्रेन भी अब निकलने लगी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि क्या पता भैया दूसरी बोगी में चढ़ गए होंगे, तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए ट्रेन के अंदर वापस चढ़ गया और सारी बोगी में उन्हें ढूंढने लगा। लिहाजन मैंने सभी बोगी में चेक कर लिया था, पर अब सिर्फ एक ही बोगी बची थी उन्हें देखने के लिए। पर इसी बीच अब ट्रेन भी स्टेशन छोड़ चुकी थी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि आखिर भैया कहाँ पर चले गए। मैं यही सोचते हुए उस बोगी की ओर बढ़ रहा था कि तभी मेरे बड़े भाई उस बोगी से निकलकर मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया। फिर मैं उनके पास गया तो मैंने कहा, भैया आप कहाँ पर थे? मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। इस पर भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो आकर अपनी सीट पर बैठ गए। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। फिर मैंने फिर से कहा, भैया आप कहाँ चले गए थे? कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? मैं पूरा स्टेशन छान डाला पर आप तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैं कितना घबरा गया था। मैंने इतना कुछ बोल दिया पर भैया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं बार बार बोलने की कोशिश करता पर भैया कुछ भी नहीं बोल रहे थे। पर पता नहीं क्यों उन्हें बाहर से देखने से लग रहा था कि वो बहुत ही घबराए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गए हों। विप्लव दा के डरे हुए चेहरे से साफ था कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, पर उस वक्त विप्लव दा मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं थे। उनसे कुछ भी पूछने पर वो सिर्फ इतना कहते कि वो आएगी और ये बोलकर वो खामोश हो जाते। फिर जब विप्लव दा चुपचाप से अपनी सीट पर आकर बैठ गए तो मैं भी बैठ गया।
पर मेरी नज़र अभी भी विप्लव दा पर ही जमी हुई थी। पर इसी बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी आंख खुली तो विप्लव दा अपनी सीट से गायब थे। उन्हें सीट पर ना देखकर मुझे उनकी बड़ी चिंता होने लगी। मैं फौरन ही अपनी सीट से उठा और विप्लव दा को ढूंढने ट्रेन के टॉयलेट की तरफ बढ़ा। अभी मैं ट्रेन के टॉयलेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि इसी बीच ट्रेन में एक झटका लगा और उस झटके के साथ ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी और फिर कुछ ही देर में ट्रेन बंद पड़ गई। वहीं मैं अब तक विप्लव दा को ढूंढते हुए ट्रेन की कई बोगियां छान चुका था, पर विप्लव दा कहीं नहीं मिल रहे थे। ऐसे में मेरी चिंता विप्लव दा को लेकर और भी गहरी होती जा रही थी। और फिर जब मैंने कुछ लोगों का शोर सुना तो मेरा ध्यान एक पल के लिए उस शोर चला गया। दरअसल कुछ लोग ट्रेन के बाहर चिल्ला रहे थे, बच्चा चोर, पकड़ो पकड़ो। और जब मैंने ट्रेन से उतरकर उन लोगों से इस बारे में पूछा तो उन लोगों में से एक ने कहा, एक लाल शर्ट वाला आदमी अभी एक बच्चे को उठाकर लेकर भागा है। जैसे उसने लाल शर्ट का जिक्र किया तो मेरा माथा ही ठनक गया। दरअसल विप्लव दा ने भी लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी और लाल शर्ट के जिक्र ने मेरे मन को घर कर लिया था, जिस वजह से मुझे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो बच्चा चोर विप्लव दा ही तो नहीं। वैसे भी वो पिछले कुछ घंटों से बड़ा ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। लिहाजा मन में जन्मे इस शक को दूर करने के लिए मैं भी उन लोगों के पीछे दौड़ पड़ा जो उस लाल शर्ट वाले का पीछा कर रहे थे। और जब मैं उन लोगों के पीछे पीछे वहां पर पहुंचा जहां पर और भी कई लोग किसी को घेरे खड़े थे, फिर जब मैंने उस घेरे में झांक कर देखा तो मैं उस घेरे के बीचों बीच विप्लव दा एक बच्चे को पकड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। विप्लव दा अब बिल्कुल ही बदल चुके थे। उनके मुंह से काला झाग बह रहा था, यहाँ तक कि उनके शरीर का डिलडोल भी काफी बदल चुका था। उनकी बाहें इतनी बड़ी हो गई थी कि उनकी कमीज भी फट चुकी थी। साथ ही वो किसी जानवर की तरह घुर्राए जा रहे थे, जिस वजह से वहां पर खड़े किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उन पर हमला कर सके। और फिर इसी बीच जब मैंने विप्लव दा को उनका नाम लेते हुए कहा, विप्लव दा ये क्या हाल बना रखा है आपने, और आपने इस बच्चे को क्यों पकड़ रखा है, तो ये सुनते ही वो भीड़ मेरी तरफ देखने लगी। इससे पहले मैं उन्हें कुछ समझा पाता कि वो सारी भीड़ मेरे पर एकदम से टूट पड़ी। देखते ही देखते उस भीड़ ने मेरे पर लात घूंसों की बरसात कर दी और इसी बीच में कब चीखते चिल्लाते हुए वहीं पर बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो मैं वहीं पर अकेला पड़ा हुआ था। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, मेरा चेहरा फूल कर किसी गुब्बारे की शक्ल ले चुका था। पर मैं जैसे तैसे वहां से उठा और अपने आसपास नजर घुमाई तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारा खून फैला हुआ है और बहुत ही कुछ कपड़ों के चिथड़े पड़े हुए हैं। वहां पर फैले खून को देखकर मुझे विप्लव दा की फिक्र होने लगी। पता नहीं उस भीड़ ने उनके साथ क्या किया होगा। इसी कसम में मैं धीरे धीरे रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं रेलवे ट्रैक के करीब पहुंचा तो वहां से कुछ दूर एक रेलवे स्टेशन दिखा। उस स्टेशन के नजर आते ही मैं उस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। फिर जब मैं किसी तरह अपने दर्द से जूझते हुए उस स्टेशन तक पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेशन पूरा का पूरा वीरान पड़ा है। यहाँ तक कि स्टेशन की लाइट भी लगातार ब्लिंक किए जा रही थी और मैं वहीं स्टेशन के धूल खाती बेंच पर जाकर बैठ गया। अभी मैं उस बेंच पर बैठा ही था कि तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो आपस में विप्लव दा की बात कर रहे थे। मैं ये तो जानता था कि अगर मैंने उन लोगों से विप्लव दा के बारे में सीधे सीधे पूछा तो हो सकता है कि वो लोग भी मेरी कुटाई कर दे। लिहाजा मैं वहीं पर चुपचाप बेंच पर बैठा रहा और उनकी बातें बड़े गौर से सुनता रहा। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल उस पागल भीड़ ने मेरे भाई विप्लव दा को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया था। वो लोग विप्लव दा को कोई आदमखोर समझ बैठे थे और इसी के चलते उस भीड़ ने विप्लव दा को मारकर रेलवे ट्रैक के जंगल वाले हिस्से में गाड़ दिया। उस वक्त तो मेरी भी हालत मरने वाली हो रखी थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं बेबस बदहाल वैसे उस बेंच से चिपका रहा और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो कई लोग मेरे को घेरे खड़े थे। उन लोगों को अपने चारों तरफ खड़ा देखकर मुझे लगा कि ये लोग मुझे भी मार के गाड़ देंगे। पर जब उनमें से एक ने मुझे पानी की बोतल थमाते पूछा, भाई आपकी इतनी बुरी दशा कैसे हुई? मैं अभी बीती रात की सारी घटना बताने जा रहा था कि तभी मैं एकदम से रुक गया, ये सोच कर कि अगर इनको कल रात की बात बता दी तो कहीं मामला बिगड़ ना जाए। ये ख्याल आते ही मैंने अपनी बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं भाई साहब, बस रास्ते में कुछ बदमाशों ने घेर लिया था और उन्हीं के साथ हाथापाई में मेरा ये हाल हो गया। मेरी ये बात सुनने के बाद वो आदमी बोला, आपको कोई मदद चाहिए तो कहो। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने बोला, आप मुझे बस किसी तरह मिर्जा चौकी जाने वाली ट्रेन में बिठा दो, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
इसके बाद उसने मुझे मिर्जा चौकी वाली ट्रेन में बिठा दिया और मैं अपने घर चला आया। घर पर पहुंचकर जब मैंने सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो सभी लोग दंग रह गए। पिताजी फौरन ही कुछ पुलिस वालों के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन लोगों ने विप्लव दा को गाड़ा था। विप्लव दा की बॉडी मिलते ही पूरा घर शौक में डूब गया और हमारा पूरा का पूरा परिवार आज भी उस हादसे से उबर नहीं पाया है। पर दोस्तों, विप्लव दा के साथ वो घटना कैसे हुई, आखिर उनका व्यवहार कैसे बदल गया और वो एक आदमखोर कैसे बन गए, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं